नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। इन दिनों अचानक से ही राजनीति में दलित चर्चा में है, तो इसीलिए हम लखनऊ में अंबेडकर स्मारक के पास हैं और हमारे आज के खास मेहमान हैं AIMIM के सदर असदुद्दीन ओवैसी। ओवैसी साहब, स्वागत है आपका। शुक्रिया आपका बुलाने का। अब तो कुछ आपको ग्राउंड से पता चल रहा होगा कि यूपी के इस चुनाव में ओवैसी साहब कहाँ खड़े हैं। नहीं, हमारा पोजीशन अच्छा है, हमारा मौक़िफ़ अच्छा है, पहले से बेहतर हम परफॉर्मेंस करेंगे और अब तक तो 2 फेज़ के चुनाव हो चुके हैं। हमारा प्रदर्शन, हमारा परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहेगा। आपको 2017 थोड़ा सा ले चलते हैं। 38 सीटों पे आपने उम्मीदवार उतारे थे, कुछ मिला नहीं। इस बार क्या ऐसा हो सकता है कि आपको लग रहा है कि हाँ, आप खेल अपना बना सकते हैं या फिर किसी का बिगाड़ सकते हैं? ना 2017 में ऐसा था कि बिल्कुल हमको टाइम नहीं मिला संगठन पे काम करने का, पार्टी के प्रचार करने का, क्योंकि उस वक्त जो अखिलेश की सरकार थी हमको तो परमिशन देकर कैंसिल करते थे। हाँ, मुझे याद है। कई परमिशन देकर कैंसिल किए, तो चुनाव तो लड़ लिए हम, मगर उसमें अब में फ़र्क ये है कि संगठन बहुत मजबूत हुआ है और हम लोग लोकल बॉडी इलेक्शन भी लड़े हैं, उसमें अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। कैंडिडेट्स हमारे अब के बार बहुत अच्छे हैं हमारे, और चुनाव से पहले ही हम पूरा यूपी आधा फिर चुके थे, तो उसमें फ़र्क पड़ेगा बहुत। अब जब आपने खुद ही अखिलेश का नाम लिया है तो मैं एक बात कहना चाहूँगा कि अभी उन्होंने कहा, बिना आपका नाम लिए, उन्होंने कहा कि कुछ लोग घूम रहे हैं, एक पार्टी के लोग घूम रहे हैं और उनका खाता भी नहीं खुलेगा। बातें बड़े बड़े करते ज़रूर हैं वो, उनको बातें बड़े करने का शौक़ है। उनका मसला ये है कि उनको जो कुछ राजनीति मिली है, एक सोने की तश्तरी या प्लेट मिली है, तो इसीलिए उनको नहीं मालूम जद्दोजहद, तकलीफ़, क़ुरबानी क्या होती है, तो इसीलिए बोलते हैं वो। अब वो कौन होते हैं? उनको तो ख्वाब में दिख रहे हैं चीज़ें, तो ख्वाब ही में रहें वो, हकीकत की दुनिया से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है। देखेंगे 10 मार्च को पता चल जाएगा किसके ख्वाब चुकनाचूर होते हैं। ये ऐसा क्यों है ओवैसी साहब? ये सवाल आपके पास पहले भी आया होगा कि मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए असदुद्दीन ओवैसी अछूत हैं। हाँ बिल्कुल, हम एक सियासी अछूत हैं उत्तर प्रदेश में, बल्कि देश के बहुत बड़े हिस्से में भी हम सियासी अछूत हैं। हमको उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इससे एक बात का अंदाज़ा हो रहा है कि हम जो बात कर रहे हैं वो सच्चाई पर मुबन्नी है। हम जो संविधान के दायरे में रहकर बातचीत करते हैं और जो हिस्सेदारी की बात करते हैं, तो जितने पार्टीज़ को हमसे एलर्जी है या हमको अछूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उनको लगता है कि भाई अब उनकी वो जो डरा करोट हासिल करते थे, ख़ास तौर से अल्पसंख्यक समाज मुसलमान का, उनको लगता है कि अब इनको डरा कर वोट हासिल नहीं कर पाएंगे। हिस्सेदारी की ये बात कर रहा है, पॉलिटिकल एम्पावरमेंट और लीडरशिप की बात कर रहा है, जो ये इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ में इनके माइंडसेट में बात नहीं है। इनको सिर्फ ये है कि बस वोट है, डालो हमको और भूल जाओ इनको बस, और फिर चुनाव है, फिर वही बात करो, पुरानी कैसेट दोहरा दो। ये जब मुसलमान की बात करते हैं, इस बीच में बीजेपी के लोग ना, एक MP हैं ब्रजभूषण शरण सिंह, वो तो कह रहे हैं कि ओवैसी साहब श्री राम के वंशज हैं और वो ईरानी नहीं हैं, क्षत्रिय हैं। ये श्री राम के वंशज थे, हमें पता नहीं चला। अब देखिए क्या क्या बोलते हैं, वो उनसे ही आप पूछना पड़ेगा। जहाँ तक मुझे मालूम, वो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के लिए बहुत अच्छा काम किए और वो क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी लीडरशिप में भारत को ओलंपिक्स में मेडल भी आए। और हम उनके साथ कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब में कभी कभी सुबह में एक्सरसाइज कर लेते हैं। तो उन्होंने कभी इस मुलाकात में कभी उन्होंने ये बात कही या चुनाव में ही कहते हैं? नहीं, कभी ये बात नहीं कही। क्यों कही है हमारे बारे में बात? मगर एक बात बड़ी ताज्जुब की वो है कि एक बात करते हैं, दूसरा बीजेपी का मिनिस्टर पहुंच जाता है उन परिवार के घर में जिन लोगों ने हम पर गोली चलाई थी। ये समझ में नहीं आया हमको। हमें ये भी पूछने वाला अब देखिए कितना पैराडॉक्स है कि एक ये बात कहते तो दूसरा मंत्री वहां पहुंच जाता है। नहीं, उन्होंने तो कहा कि सचिन और शुभम जिन लोगों ने आप पे गोलियां चलाई, जो इस मामले के आरोपी हैं, वो निर्दोष हैं, बेकसूर हैं। हाँ, ठीक है देखिए,
देखिए, ये तो हम कह रहे हैं ना कि जनता देख रही है, एक ये गुफ्त, एक ये बात और एक ये इनकी हरकत। ये ऐसा है कि इस बार जो चुनाव है, कहा जा रहा है कि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, मुस्लिम वोटों में बंटवारा नहीं हो। अखिलेश यादव ने इस बार मुस्लिम उम्मीदवार भी कम दिए, कई बड़े चेहरों को उन्होंने नहीं उतारा, जैसे इमरान मसूद हो गए, कादिर राणा हो गए। अब ये भी चर्चा है कि मुख्तार अंसारी न लड़े, उनकी पीढ़ी के दूसरे लोग लड़े, और आप उसमें घुस जाते हैं तो ये लगता है कि पोलराइज हो जाएगा और फायदा बीजेपी को मिल जाएगा। अरे देखिए, इस पॉइंट में कोई सच्चाई नहीं है, ये सिर्फ झूठ है। 2019 में हम कहाँ लड़े उत्तर प्रदेश में? नहीं, ये बात तो सही नहीं 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 लड़े ना भाई, पूरे देश में हम सिर्फ 3 लोकसभा सीट लड़े, तब भी बीजेपी 306 के करीब जीत गई। तो कौन जिम्मेदार है इसका भाई? मुलायम सिंह यादव साहब की मैनपुरी उनका स्ट्रांग होल्ड है, वहाँ पर मेजॉरिटी कम हो गई उनकी। आपके घर के 3-3 लोग हार गए, हम नहीं लड़े। ये क्यों नहीं बोलते कि भाई हमको मेजॉरिटी कम्युनिटी का वोट नहीं मिला जो मोदी के पास चला गया था, हमको अति पिछड़ा समाज का वोट नहीं मिला। आप ये नहीं कहते, आप सिर्फ अल्पसंख्यक समाज मुसलमान पे तवज्जो बड़ी आपकी। तो शुरू में जो मैं आपसे कहा कि ये मुसलमानों का पॉलिटिकल एम्पावरमेंट, उनकी हिस्सेदारी, उनकी भागीदारी, ये हरगिज़ नहीं चाहते, सिर्फ डराओ इनको। और अगर हम जा रहे हैं तो अच्छी चीज़ है ना, हम तो कह रहे हैं कि डर के बुनियाद पर वोट मत दीजिए। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि सिर्फ एक समाज की जिम्मेदारी बीजेपी को हराना। क्या अखिलेश की जिम्मेदारी नहीं है? क्या बहन मायावती की नहीं है? क्या कांग्रेस के नेताओं की नहीं है? या जो जितने सेकुलर पार्टीज़ की हैं? भाई आप नहीं हराएंगे बीजेपी को। आप जब सिर्फ मुसलमान समाज के पास आते तो इस ज़बान से आपके ही अल्फाज निकलते, मगर जब आप दूसरे समाज के पास जाते आप ये बात क्यों नहीं कहते उनसे? आप डरा के देखिए उनको, डरा के देखिए ना, आप उनको धमकी दे के देखिए, वो बता देंगे आपको, वो नहीं डरने वाले हैं। अब यहाँ पर एक प्रोग्रामिंग ऐसी कर दी गई है कि भाई बीजेपी को हराना है। अरे भाई, बीजेपी जिंदगी मौत का मसला है, हर चुनाव जिंदगी मौत का होता है क्या? उसके बाद फिर रोज मरते जाइए आप, कोई पूछने वाला नहीं है आपको। हमने डेटा निकाला है मुसलमानों का, स्टडी हुई पूरा, उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा बेरोजगार मुसलमान, सबसे ज़्यादा गरीब मुसलमान, सबसे कम पढ़े लिखे मुसलमान, ड्रॉप आउट हाईएस्ट मुसलमान का, ग्रेजुएशन में सबसे कम मुसलमान। ये डेटा क्या बोलता है? आपकी सरकार नहीं थी, कितने मरतबा सपा के मुख्यमंत्री बने, बसपा की बनी। आप क्यों उनको भड़काते हैं कि कभी वो मुसलमान मुसलमान नहीं बोलते हैं? आप भड़का ही रहे हैं ना उनको। कहाँ कभी बोला उन्होंने? अभी एक न्यूज़ एजेंसी ने उनसे पूछा हिजाब निकाब के बारे में, तो बोले सुना ही नहीं दे रहा मुझे। फिर उसने पूछा मुस्लिम वोट, बोले सुना ही नहीं दे रहा मुझे। जब आप सत्ता में आने की कोशिश कर रहे हैं और आपको मुसलमान की बात सुना ही नहीं दे रही है, आप क्या करेंगे? अभी सत्ता में है ही नहीं तो आपका इतना अहंकार, इतना गुरूर, इतना तकब्बुर। और मैं बड़ी इज्जत के साथ जिन मुस्लिम नेताओं का आपने नाम लिया है ना, आप देखना पंकज साहब, 5 साल पीछे हो जाएंगे वो। इनको लॉलीपॉप दे दिया गया है कि एमएलसी का। अरे भाई, एमएलसी यूपी में 400 एमएलसी है क्या? अब तो 9 अप्रैल को चला गया। राज्यसभा तो नहीं बन सकते ये लोग क्योंकि इनमें से कोई प्रोफेसर नहीं है। आप बताइए, आप यही तो हम कह रहे हैं ना। ठीक है, ये उनका फैसला है, हम उस पर उनका फैसला है, हम उसको रेस्पेक्ट करते हैं, मगर हमको हकीकत बता रहे हैं। देखेंगे आप, ये जो आप बार बार कहते हैं ना कि मुसलमान सिर्फ दरी बिछाने के लिए हैं, उनका सत्ता में उनकी हिस्सेदारी नहीं है, लोग आपकी बात को समझ रहे हैं? बिल्कुल समझ रहे हैं, बिल्कुल समझ रहे हैं, बहुत ज्यादा समझ रहे हैं। हम पूछते हैं कि तुम दरी बिछाओगे, बोले क्यों नहीं बिछाएंगे दरी हम। आप वही तो आप काम करके रख दिए है ना, प्रोग्राम ये कर दिए कि भाई आप सिर्फ वोट डालिए आंख बंद करके। क्या ये नैरेटिव सही है कि मुसलमान बीजेपी को हराने के लिए जो मजबूत होगा उसको ही वोट करेगा? ये पिछले 20 साल 25 सालों से मैं जब से आया हूं तब से यही सुनता रहा हूं यूपी के चुनाव को लेकर। एक वाहिद समाज है जो जब से चुनाव हो रहे हैं कम्युनल कैंडिडेट्स का साथ नहीं दिया, कभी नहीं दिया। भाई जब जनसंघ भी थी और जब कांग्रेस की हुकूमत थी या लोकदल की, तो उसमें भी अगर कोई लगता था कि भाई ये ज़्यादा कम्युनल है तो साथ नहीं दिए। हम ये पूछ रहे हैं कि आपको हासिल क्या हुआ? आज भी मैं आपसे कह रहा हूं कि अखिलेश की सरकार थी, आपने मुजफ्फरनगर राइट्स में चार्जशीट नहीं डाली,
अगर आपने योगी आदित्यनाथ के खिलाफ सैंक्शन नहीं दिया केस चलाने का, आप फाइल लेकर रोक के रखे। आप ही की सरकार थी, मलियाना का फसाद हुआ, कोर्ट ने कई मरतबा फिटकार लगाई, आप उसको कुछ नहीं किए। ये बात तो अल्पसंख्यक समाज मुसलमान समझ भी रहा है, खासतौर से नौजवान और बुजुर्ग भी अब इस बात को मान रहे हैं। भाई मजबूरी नहीं है, अब आपके पास एक विकल्प है, आपको आगे बढ़ना है और आपको लेना है, उस मौके का फायदा उठाना है। मोदी जी ने अभी कहा कि यूपी में मुस्लिम महिलाओं का समर्थन भी उनको मिल रहा है। नहीं, मोदी जी उन मुस्लिम महिलाओं को क्या बोलेंगे जिनको कॉलेज और स्कूल में हिजाब पहन के जाने से रोका गया, उनकी सरकार ने फैसला लिया। हिमाचल प्रदेश में मोदी जी क्या कहेंगे, भाई 4% मुसलमान हिमाचल में, उससे भी कम हो गए, आप वहां पर ऑर्डर निकाल दिए। मध्य प्रदेश में आप ऑर्डर निकाल दिए। ये मोदी जी की मोहब्बत है मुस्लिम महिलाओं से, ये मोदी जी की मोहब्बत है। आप तो बोले थे ना पार्लियामेंट में कि एक हाथ में कुरान एक हाथ में कंप्यूटर, तो सर पर अगर कोई कपड़ा पहनने से आप उसको शिक्षा से महरूम कर देंगे, ये मोदी जी की मोहब्बत। आपको पता है आप आग से खेल रहे हैं? कौन? आप? मैं? मेरी जिंदगी तो कोई बादशाह के महलों से निकलकर तो जिंदगी में नहीं शुरू हुई। ना मैं कोई चमन में टहल कर आया हूं, ना कोई गुलाब के बाग से मैं चल कर आया हूं। अब तक तो कांटों का सफर रहा है, आगे भी रहेगा। तो आप अब गोली चल गई हम पर, 4 गोली चली, हम पुलिस के लाठियां खाए, सर पे 18 टाके लगे, उस वक्त भी पुलिस वाले ने हम पे गोली मारी थी। तो ये कि हम तो कोई सोने की तश्तरी में यहां पर नहीं आए, यहां पर आग से खेल रहे हैं। आप जो हिजाब को लेकर के रोज एक अंगद की तरह आप अपने पांव गड़ा दिए हैं कि नहीं ये फैसला जो है गलत है, उनको हिजाब पहनने का अधिकार है। कई देशों में आप जर्मनी से लेके देखिए, वहां भी बैन है और उसका हो क्या रहा ना कि एक्शन का रिएक्शन हो रहा है। मध्य प्रदेश में, यूपी में, कई जगहों पे एक बात सुनिए, भगवा गमछा, भगवा शॉल। एक बात सुनिए, अगर कोई क्रिश्चियन वो उनका जो निशान, हाँ, वो अगर डाल के आएगा तो आपको इतराज नहीं है। अगर कोई कड़ा पहनकर आएगा तो आपको इतराज नहीं है। अगर कोई बिंदी और सिंदूर लगा के आएगा तो आपको इतराज नहीं है। इस पर क्यों हो रहा है इतराज? बिंदी और सिंदूर का हिजाब से क्या बात? अरे भाई देखिए, रिलीजियस है ना, ये सिंबल है ना, ये सिंबल्स है ना सब। आप इसको अलाउ करेंगे, इसको क्यों नहीं अलाउ करेंगे? हमको ये बताइए आप। हम क्या कह रहे हैं कि वो उस कंट्रीज की मिसाल हमसे मत लीजिए। हमारे पास जो संविधान है, भारत के जो सेकुलरिज्म जो मैं समझा हूं, इस देश का कोई मजहब नहीं है। बिल्कुल सही। ये देश सब मजहब को मानता है, ये देश उनको ही मानता है जो खुदा को नहीं मानते। और ये देश मल्टी कल्चर और रिलीजियस है। उनका सेकुलरिज्म अलग है जर्मनी का, वहां पर एक सेपरेशन है स्टेट में, गवर्नमेंट में और सिटीजन्स में। आप भारत के संविधान के तहत हमसे बात करिए। आप मेरा फंडामेंटल राइट कैसा छीन सकते हैं मुझसे? आप जिस स्कूल और कॉलेज में जाएंगे वहां के नियम नहीं मानेंगे आप? सुनिए, भारत के संविधान में अगर मैं स्कूल कॉलेज जाता हूं कि संविधान कचरे की बिन में गिर जाता है क्या? कचरे की बिन में गिरता है क्या संविधान मेरा? हो क्या रहा है आप देख रहे हैं? नहीं, कोई हो रहा नहीं। ये बीजेपी कर रही। देखिए वो वीडियो और तस्वीरें, एक की हत्या हो गई स्टेटस लगाने को लेकर कर्नाटक में, बंगाल में बवाल हो रहा है। अब भगवा शॉल और चादर लेके स्कूल जाने की बात हो रही, कॉलेज जाने की। भगवा शॉल कौन रोक रहा है आपको? आप अलाउ करेंगे? नहीं, क्यों नहीं, आप पहनिए ना। अगर आपके रिलीजन में मैंडेटेड है और आपको पहनना है, आपके रिलीजन में पहनिए, कौन रोक रहा है आपको? आप पहले पहनते थे क्या? ये 6 लड़कियां पहले से पहन रही हैं और आपने उन रूल बाद में निकाला। आपने रूल बाद में निकाला। आप बताइए, मेरा फंडामेंटल राइट छीन लेंगे, मेरी आइडेंटिटी छीन लेंगे आप? स्कूल की बात नहीं मानेंगे, उसके यूनिफॉर्म कोड को नहीं मानेंगे। यूनिफॉर्म जाइए ना, गेट तक जाइए, पहन के जाइए, अंदर मत जाइए कैंपस में। यूनिफॉर्म के कलर का ही अगर हिजाब पहना जाए तो आपको तकलीफ क्या है बताइए? अच्छा, मेरे बाल देखने की हर एक को इतनी क्यों हो जाए? पेट में दर्द क्यों हो रहा है? क्यों उतना तड़प रही दुनिया मेरे बच्चों के बाल देखने के लिए? आखिर क्या है उन बालों को देखने से आपको? नहीं, वही ऐसा लगा, भाई उनकी आइडेंटिटी है, पहले से पहन रही हैं और डेटा है कि पहले से ज्यादा
मुस्लिम लड़कियां जो है स्कूल जा रही हैं। आप मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि भाई स्कूल को जा रही हैं, कॉलेज जा रही हैं ना पढ़ने के लिए, दूसरे रिलीजन के सिंबल्स को आप रोक रहे हैं क्या? ऐसा लग रहा है ना कुल मिलाकर के कि एक तरफ ओवैसी खड़े हैं, दूसरी तरफ बीजेपी खड़ी है, माहौल को पोलराइज किया जा रहा है। अरे भाई हर चीज का हमको ब्लेम कर देंगे क्या आप? थोड़ा ही कह रहा हूं। नहीं, आपसे नहीं कह, मेरी शिकायत आपसे नहीं है पंकज साहब। जो ये कह रहे हैं उनसे हम कह रहे हैं, कभी अपने गिरेबान में तो झांक कर देखो, बहुत गंदगी नजर आएगी। ठीक है, हमको ही देखकर आपको सब बुरा नजर आता है, ठीक, कोई हमको इतराज नहीं है। हम संविधान की बात कर रहे हैं, आप संविधान की बात करिए ना, बताइए। ये संविधान से चलेगा कि शरीयत से चलेगा, योगी पूछते हैं। यही तो समझ नहीं पा रहे हैं बाबा। कपड़े क्या पहने बाबा? उनको इजाजत है ना, वो कपड़े पहनकर भी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रदेश चलाया है, मगर किस पे उन्होंने कसम खाई है? संविधान पे खाई है ना। और उसी संविधान में फ्रीडम ऑफ रिलीजन है, उसी संविधान की किताब जो है कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कहता है कि गीता को भी कोई मान सकता है, आप कुरान को भी मान सकता है, बाइबल को भी मान सकता है, गुरु ग्रंथ साहब को भी मान सकता है, कि किसी को भी मत मानो। ये संविधान की खूबसूरती है, ये समझ नहीं पाए बाबा अभी तक। कह रहे हैं गजवाए हिंद वाला सपना पूरा नहीं। अच्छा, उनसे पूछ लीजिए कभी उठा के गजवा हिंद का मतलब क्या है, और उसका सोर्स दे दीजिए, बोलिए। आप ही समझा दीजिए। अरे हम नहीं समझा पाएंगे उनको। क्यों? अरे उनको आप जैसे लोग नहीं समझा, हम हमारी बात समझा पाएंगे? आपकी बात समझते हैं ना। शुरुआत में उन्होंने कहा था कि बहुत बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय नेता हैं, उनका स्वागत करते हैं। ठीक है, अब वो उनका जनाधार है ना, ठीक है, मगर तो आपके जनाधार को मानते भी नहीं है कम से कम। ना देखिए, मानेंगे इंशाल्लाह, मानेंगे, अल्लाह दिखा देगा उत्तर प्रदेश में, देखना मानेंगे। और ये बात समझनी चाहिए अखिलेश यादव को कि हम सिर्फ चुनाव के हद तक नहीं आए यहाँ पर। हम 2013 से बात, हम 2016-17 से बात करें कि हम जहाँ जाते हैं सिर्फ चुनाव के हद तक नहीं आते रहते वहाँ पर। बिल्कुल हमारी लड़ाई जारी रहेगी उत्तर प्रदेश में। मतलब ये जो 22 का चुनाव खत्म हो गया, 24 होगा, 24 में ही पंकज भाई हम यहाँ बैठेंगे आपके साथ इंशाल्लाह, देखना आप, आपको तंग करेंगे हम। ये खत्म नहीं होगा बात, 24 भी होगा, फिर 27 भी होगा, फिर 29 भी होगा। ये तो जब तक जिंदगी बाकी रही ये जुद्दोजहद चलती रहेगी। ये जो अखिलेश यादव आपको यहाँ ना, जब वो सीएम थे, नहीं आने दे रहे थे, उसको आपने बिल्कुल दिल से ले लिया क्या? जज्बाती हो गए आप? ना, क्या दिल पे ले, हम तो दिल पे लेते ही नहीं, हम गुर्दे पे लेते हैं। कहाँ दिल पे लेते हैं? दिल पे क्यों लिया जाए? दिल पे लेने की बात, मुजफ्फरनगर के लोगों को इंसाफ नहीं मिलना। दिल पे लेने की बात यह है कि उन्हीं के एक सहयोगी कहते हैं कि अखिलेश ने 45% अपने ही पार्टी के मुसलमानों का टिकट काट दिया। ये बात हमारे लिए तकलीफ दे हो जाती। हम इशू नहीं है यहाँ पर, हम पे क्या होता है नहीं होता छोड़िए, हमारे से 56 आए दुनिया में चले भी जाएंगे, मगर ये जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, ये जो पॉलिटिकल डिसएम्पावरमेंट जो सिस्टमैटिक तरीके से सब लोग कर रहे हैं, ये है ना। अच्छा, ये बताइए कि उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समाज मुसलमान नहीं है, बराबर नहीं है कि हर समाज? क्यों नहीं नाम लेते भैया? आप बराबर ही नहीं समझते ना उनको। अगर आप बराबर समझते तो नाम लेते ना उनको। इस बात का खतरा है कि अगर वो उन नेताओं को या फिर मुसलमान करें तो पोलराइज हो। कौन कह रहे हैं मुसलमान करने के लिए आपको? आप ही उनको उकसाते। अरे उकसाते नहीं है, आप तो नाम लेने से कतराते हैं। अगर आपका एक सहयोगी पार्टी का लीडर कह रहा है कि हम अखिलेश ने 45% अपने ही पार्टी के मुसलमानों का टिकट का, लीडरों नेताओं का टिकट काट दिया है, तो क्या मतलब उसका? क्या पैगाम दिया जा रहा है? आप बोलना नहीं चाहते, कुछ नहीं बोलना चाहते, आप ई रिक्शा देंगे हमको आपके उसमें जो आपने जारी किया? कितने स्कूल खोलेंगे आप रिजर्वेशन का 2012 में आपने कहा था, अब तो खत्म हो गया। अगर आप मुख्यमंत्री नहीं बनने से पहले आप डर रहे हैं और आपका इतना बड़ा एक क्या बोलना चाहिए, लार्जर देन लाइफ इमेज आप अपना बना चुके हैं। कहाँ बना चुके? वो बना चुके हैं भाई, बना चुके हैं, वो बना चुके हैं, बना चुके हैं। रावण के आंख में आंसू क्यों आ गए चंद्रशेखर के? 2-2 मरतबा 3-3 मरतबा मिला ना उनसे। इमरान मसूद को आप घर पे बुलाए अपने, ठीक है उनका फैसला था, मैं इज्जत करता रहूंगा उन फैसले की, मगर अगर कोई आप घर को आता है तो आप ये करते हैं। एक वक्त तो आपके भी उनके साथ गठबंधन की वाया मीडिया बात किसकी? ना, कोई बात नहीं। आपको देखिए, आपको अंदर की अनऑफिशियली मालूम, ऑफिशियली मालूम पंकज साहब, आपको नहीं चली बात, कभी नहीं चली। अब जो चले गए वो तो चाहते थे ना, मैं चाचा शिवपाल यादव की बात कर रहा हूँ,
नहीं, वो देखिए, शिवपाल यादव साहब की मैं बड़ी इज्जत करता हूँ, राजनीति में बरसों रहे हैं और हमारी नेक तमन्नाएं उनके साथ है। वो नहीं गए, माने वो जैसा कह रहे हैं चले गए, वैसा नहीं था वो। और उनके साथ जो हुआ समाजवादी पार्टी में, अब वो भाई वो सीजन्ड पॉलिटिशियन है, वो तो कई उतार चढ़ाव दुनिया के देखे हैं, बहुत देखे हैं वो तो। कई उन्होंने मौसम देखे हैं, गर्मी के, सर्दी के, बारिश के। तो आप उनको इस तरह से लाइट मत लीजिए। हम तो उनको बड़ी इज्जत करते हैं शिवपाल साहब की। आपका जो भाषण होते हैं ना, जो 40-50 मिनट के होते हैं, उसमें 1/3 हिस्सा अखिलेश यादव को समर्पित रहता है, जिसमें आप उन्हें भैया कहते हैं। मायावती की तरफ थोड़ी नरमी रहती है, ऐसा ये आपकी रणनीति है क्या? नहीं नहीं, हम तो सब जहाँ 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 बीएसपी होगा बीएसपी के खिलाफ बोलते हैं, जहाँ बीजेपी है, सपा है, सब पे बोलते हैं। इसमें से कोई बात ही नहीं है, सब पे बोलते हैं हम लोग। मतलब आपके भाषण से देख के ये लगता है कि बीएसपी नहीं है मैदान में? नहीं, बीएसपी है। कौन कह रहा है बीएसपी नहीं है? लड़ रही है। बिल्कुल लड़ रही है बीएसपी। कौन कह रहे हैं? नहीं मानते, हम इस बात को नहीं मानते कि बीएसपी नहीं लड़ रही है। बीएसपी लड़ रही है और इंशाल्लाह हम हराएंगे बीएसपी को भी, सपा को भी, बीजेपी को भी। मगर है मैदान में। अगर आप कोई राइट ऑफ कर रहा है तो वो मुझे नहीं मालूम, मगर अब मैं एक पार्टी का हेड हूं, मुझे तो सब जीतना इलेक्शन, तो जितने मेरे सामने लोग हैं उनके खिलाफ मुझे बोलना है, मैं बोलूंगा। आपको क्या लगता है ये जो हिजाब वाला मामला है ठीक यूपी चुनाव के वक्त में आया है, तो इसकी टाइमिंग पे कभी कभी आपको शक होता है? बीजेपी से पूछिए, कर्नाटक में बीजेपी की सरकार है। वो लड़कियों को, अगर आप 6 लड़कियों को स्कूल में जाने से नहीं रोकते, जो हमेशा से पहनती आई हैं, तो मसला पैदा ही नहीं होता। इन्होंने मसला पैदा किया उसको, इन्होंने मसला पैदा किया इसको। ये बीजेपी जिम्मेदार है। अब मोदी जी कह रहे हैं मुस्लिम महिलाओं को वोट मिल रहा है। कौन सा वोट मिलेगा आपको भैया? जब आप एक लड़की स्कूल को शिक्षा हासिल करने के लिए जा रही है, ताकतवर बनने के लिए, ताकि समाज में उसकी इज्जत बढ़े, उसका मुकाम मिले उसको, आप उसी को रोक रहे हैं। आप देख रहे नज़ारे, वो कितनी तकलीफ दे नज़ारे हैं कि एक महिला टीचर है, टीचर पे तो वो कोर्ट का ऑर्डर नहीं है, उसको निकालो बुरखा स्कूल के सामने। पर ये भी तो है, बंगाल में जिस तरीके से बम फेंके गए, स्कूल में गोले चले, आप देख रहे हैं ना कि इसकी क्या हालत। वायलेंस कहीं पर भी होगा, मैं उसका कंडेम करता हूं और वायलेंस नहीं होना चाहिए। मगर ये जो वायलेंस हो रहा है, मेंटल वायलेंस जो हो रहा है, लड़कियों के ऊपर रो रही हैं, बुरखा निकालो। जो घर में एक बच्ची को तालीम दी गई कि अपने बाल को, अपने जिस्म को ढांक कर रखो, क्योंकि कुरान में उसकी आयत है, आप उसको इस तरह से उससे पेश आ रहे हैं, इस तरह से उससे बर्ताव कर रहे हैं। लोग ये समझ रहे हैं कि ओवैसी साहब ने पुरानी परंपराओं में जा रहे हैं, उनको आगे नहीं बढ़ने देना। क्या 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 मतलब? ये इसमें ये बताइए, कहाँ जा रही थी बच्चियां? वो नहीं जा तो रही है। नहीं, कहाँ जा रही थी? कहाँ जा रही थी? हम आपको बताएंगे, भारत के बड़े बड़े अस्पतालों में सर्जन्स निकलेंगे आपको, मुस्लिम महिलाएं। हमारे सर पर टोपी है, लड़की के सर पे हिजाब है, निकाब है, तो क्या उसका दिमाग कवर हो रहा है क्या? नहीं, दिमाग नहीं कवर हो रहा है। जो लोग ऐसा समझ रहे हैं उनका दिमाग कवर हो चुका है, उनका दिमाग, उनका दिल काला हो चुका है। ये समझ नहीं पा रहे हैं। भाई अगर मैं एक कपड़ा सर पे रखा जा रहा है, तकलीफ किसको क्यों हो रही है? कोई मजबूर कर रहे हैं कि आपको, आपसे मत पहनिए, आप जो पहनता है पहनने दीजिए। भाई कॉलेज और स्कूल को जा रहे हैं ना, कोई गलत काम तो नहीं। अच्छा मुझे ये बताइए, किसी को तकलीफ क्यों हो रही है भाई? अगर मैं चक्का जाम कर दूं लखनऊ, नहीं तकलीफ, मैं लखनऊ की रोड पर चक्का जाम कर दूं, तकलीफ होगी सबको। इसमें तकलीफ क्या हो रही है? तकलीफ ये है ना कि आप स्कूल कॉलेज के नियम संविधान, कोई नियम ना। देखिए हम आपसे क्या कह रहे हैं, वो 6 लड़कियों का, उनको वो हमेशा से हिजाब पहन रही थी, उनको कॉलेज ने अचानक रूल बनाया, नंबर 1। दूसरी बात, सबसे अहम बात, संविधान जो है फंडामेंटल राइट सस्पेंड नहीं कर सकता स्कूल। तीसरी बात, पंकज साहब आप मालूम करवा लीजिए अपने इंफॉर्मेशन डेस्क से, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट है केरला का, जिहोवा विटनेस है, जिहोवा विटनेस केरला में। उन्होंने कहा कि जब भारत का नेशनल एंथम पढ़ा जाएगा तो हम खड़े रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। हम खड़े रहेंगे, पढ़ेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा ठीक है, आपके रिलीजन का एसेंशियल फीचर है, आप खड़े, मान लिया उसको।
अरे मैं यहाँ पर क्या कह रहा हूं, मैं भारत के नेशनल एंथम की बात नहीं, मैं सिर्फ कह रहा हूं कि मेरे कपड़ा मेरे सर पे और कुछ नहीं। इसको अब इशू बना रहे हैं और वो भी स्कूल कॉलेज तालीम से महरूम कर रहे हैं। इसको आप भी तो यूपी में चुनावी मुद्दा। अरे भाई फंडामेंटल राइट जहां पर आप मेरा छीनेंगे मैं बोलूंगा बराबर। इसीलिए तो योगी भी कह रहे हैं क्या कह रहे हैं? जवाब हिंद का सपना पूरा नहीं होगा। अच्छा ये जो जेपी नड्डा को जो आरती उतारी वो बुर्का पहन के थी वो महिला, वो क्या था? गज़वे हिंद था वो, जो बीजेपी की रैलियों में लाते हैं 100 महिलाओं को। अरे एक तलाक पीड़िता जो अरे पीड़िता भी है और हिजाब निकाब से भी है। वो स्कूल स्कूल अच्छा तो आपके रैली में आ सकती हैं, मोदी जी की रैली में आ सकती है हिजाब निकाब पहनकर, मगर कॉलेज स्कूल नहीं जा सकती। वही कह रहे ना बीजेपी वाले। हाँ देखिए खुल गया ना राज। नहीं खुल क्या गया भाई? नहीं राज ये है कि मोदी जी की रैली में आई है बुर्का हिजाब पहन के, मगर अपनी बच्ची को स्कूल कॉलेज नहीं भी जाना शिक्षा हासिल करने के लिए। जेपी नड्डा आपके सदर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनको कोई मेरे नहीं है, बीजेपी के। मैं आपको नहीं कह रहा हूं भाई, आपसे मुराद उसको दूसरी तरफ लीजिए। आप पर्सनली हमारे दोस्त हैं, रहेंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल वो अलाउड है। क्या बात है बताइए, क्यों आप इसके पीछे पड़े हैं? तो मैं ये मानूं कि पश्चिमी यूपी का तो चुनाव हो गया, आगे पूर्वांचल है बिल्कुल, और उधर भी मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं। अरे भाई हम भागीदारी परिवर्तन मोर्चा का हिस्सा हैं। ये आपके मोर्चा वाली कहानी ना कई जगहों पे इतनी ना बिहार में सुनी, वहां छोड़। अरे सुनिए हम जा रहे हैं साथ, आप देखेंगे नतीजा क्या होगा इंशाल्लाह। फिक्र मत करिए, आप देखते रहिए, आप देखते रहिए। मतलब आप कह रहे हैं कि क़यामत आ जाएगा? ऐसी इस तरह की बातें हम नहीं करते। मतलब चुनाव में दूसरों के लिए देखिए, हम अखिलेश और वो कांग्रेस के नेता की तरह नहीं बात करते। ज़लज़ला आ जाएगा, वो आए, हम बोल रहे हैं अच्छी खबर आएगी इंशाल्लाह। ऐसा इतनी बड़ी बड़ी दावे नहीं करता हूं मैं, पर जो भी होगा अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा, बिल्कुल अच्छा होगा। और बाबू सिंह कुशवाहा साहब के साथ सिर्फ ये इस चुनाव के तक नहीं है, आप आगे देखिए। मुझे एक बात बताइए, आपने अखिलेश यादव के खिलाफ उम्मीदवार नहीं दिया? कहाँ? करहल में। हाँ नहीं दिया। योगी जी के खिलाफ नहीं दिया आपने? योगी जी के खिलाफ हम करेंगे प्रचार जाकर इंशाल्लाह। प्रचार करेंगे? हाँ। किसके लिए वहाँ प्रचार करेंगे जब उम्मीदवार ही नहीं है? नहीं, उनके खिलाफ करेंगे, वो भी फैसला हो जाएगा, फिक्र मत करिए। आज मीटिंग होगी। और आपके पुराने दोस्त रहे ओम प्रकाश राजभर, उनके खिलाफ आपने उम्मीदवार दे दिया? बिल्कुल दिया हमने, क्यों नहीं देंगे। उन पर इतनी मेहरबानी क्यों है? क्यों है? इश्क है उनसे। इसकी शुरुआत भी कई वजहों से होती है। चलिए, कैंडिडेट तो दिया है उनके खिलाफ जहूराबाद से। वही तो मैं कह रहा हूँ। तो ये मोहलत अखिलेश को क्यों और योगी को क्यों और उनको नहीं? नहीं, हमारी पार्टी का तो नहीं है मुझे, मगर यकीन है गोरखपुर में हम प्रचार करेंगे योगी के खिलाफ। चंद्रशेखर के लिए बात करेंगे, आज शाम तक बता देंगे आपको। पर आप योगी आदित्यनाथ के खिलाफ गोरखपुर विधानसभा में चुनाव प्रचार करेंगे? करें, क्यों नहीं करेंगे, करना भी चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, क्यों नहीं करेंगे। अब उस पर भी किसको पेट दर्ज होगा तो मैं क्या करूं? वो भी विवाद होगा। अबे देखिए, अरे हम तो जहां जाते हैं, जहां हमारे पैर लग गए तो उनको लगता है भाई हमारी तो लाइट बंद करने आ गई है। बहुत बहुत शुक्रिया ओवैसी, शुक्रिया, समय निकाला। तो आज हमारे मेहमान थे ओवैसी साहब, और उनको उम्मीद है कि इस बार यूपी चुनाव से उनकी किस्मत के ताले जो है ना कम से कम यूपी में खुलेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।